हाय, वेलकम टू रामबाण। आज हम बात करेंगे इंजरीज की। इंजरीज कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, उसका हीलिंग प्रोसेस क्या है, रीहैब क्या होता है, आइस थेरेपी करनी चाहिए या हीट थेरेपी करनी चाहिए या दोनों करना चाहिए, इन सबको समझेंगे इस एपिसोड में। इंजरीज सबसे पहले इंजरीज आती कैसे हैं या आती क्यों है, इसको समझते हैं। कि किसी भी हमारी मैं उदाहरण देता हूं ज्यादातर, एंड इट आई थिंक इट्स परफेक्ट। कि गाड़ी का अगर हम कार चलाते हो तो कोई भी एक व्हील मिसअलाइन जब हो जाता है, उसकी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, तो ये जरूरी नहीं है कि आगे चल के वो टायर खराब होगा जिसकी अलाइनमेंट खराब है। हो सकता है आपका आगे वाला राइट टायर खराब है, मिसअलाइंड है, और इवेंचुअली लेफ्ट जो है उसका यूसेज ऐसे हो जाए कि वो टायर जल्दी खत्म हो जाए। तो पहली बात तो इंजरी या कौन सा टायर खराब हो सकता है ये हमारे हाथ में नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ आप चला रहे हो, कैसे चला रहे हो, कितनी स्पीड पे चला रहे हो, गाड़ी का बैलेंस कहाँ है। तो इसको आप बॉडी में ट्रांसफॉर्म करते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके शोल्डर में पेन आया है फॉर एग्जांपल, तो इंजरी शोल्डर से ही आई है या शोल्डर की मसल का ही फॉल्ट है। इट कुड बी नेक मसल्स, इट कुड बी बाइसेप्स, इट कुड बी ट्राइसेप्स, इट कुड बी बैक मसल्स। तो कोई भी मसल हो सकती है जिसके कारण आपको शोल्डर पेन आया। अब आता कैसे है इसको देखते हैं। कि अगर मान लो कोई भी परसिस्टेंटली किसी भी मोशन में आप चलते हैं, कोई भी फॉलो करते हैं अपनी बॉडी के आर्किटेक्चर को, तो हम फॉलो नहीं करते हैं। बैठने में भी, उठने में भी, चलने में भी आपने देखा होगा कोई ऐसे चलेगा, किसी का ओरिएंटेशन ऐसा होता है, किसी की नेक गिरी हुई होती है, किसी की ऐसे होती है, किसी की बैक आर्च्ड होती है, किसी का कुछ होता है, किसी का पैर ऐसे पड़ता है, कोई सीधा पड़ रहा है, किसी का एक टेढ़ा पड़ रहा है। तो यू सी ऑल दीज काइंड ऑफ मिसअलाइनमेंट्स और मैकेनिकल फॉल्ट्स इन अस। लेकिन बहुत सारी जगह पे ये फॉल्ट्स दुखी नहीं करते हैं। आप एडजस्ट कर लेते हो, आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है और आप चलते रहते हो। लेकिन काफी केसेस में क्या होता है कि अगर मेरा कुछ भी चीज मिसअलाइन हो गई, चाहे वो ओवर यूज के कारण हो गई या वैसे हो गई, तो उससे पेन आता है। अब सबसे पहली गलती जो मेरे को रियलाइज हुई, जो हम लोग सोसाइटी में करते हैं, कि हम लोग वहां पर ठीक नहीं करते हैं उसको। हम लोग गाड़ी की तरह क्या करते हैं कि जैसे गाड़ी का टायर अलाइनमेंट खराब है, आपको मैकेनिक ने बताया कि यार इसका अलाइनमेंट खराब है, आप कहते हो यार देखते हैं, चल रही है ना, अभी चलाते हैं इसको। तो इवेंचुअली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू गेट डाउन टू दैट। ह्यूमन बॉडी में भी ऐसे ही होता है कि जब हमें पहली बार एहसास हुआ पेन का, डिस्कम्फर्ट का, कहीं पे भी पूरे शरीर में, तो हम उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं, हम उसको फील करते हैं। आयरनी है ये कि वी डू नॉट वांट टू टेक एनी एक्शन अबाउट इट। तो हम कहते हैं यार यहाँ पेन आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया, और फिर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये ठीक हो जाए। अब एक गाड़ी मिसअलाइंड है, मैं बार बार कार पे आ रहा हूं, और ये बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है हमारी बॉडी के साथ। अगर एक गाड़ी मिसअलाइंड है तो आप सोचिए, आप उसे चलते चलते अलाइन कैसे कर सकते हैं, आप उसे चलते चलते कैसे ठीक कर सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली स्पोर्ट्स वर्ल्ड में। कॉमन वर्ल्ड में तो चलो एक आप घर में रहते हैं, आप जॉब करते हैं, और सपोजिटली आपका काम है कुछ करना, तो आपको शोल्डर में पेन आया तो आप छुट्टी तो नहीं लेंगे ना, आप वो काम करते रहेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जहां प्रॉब्लम है उसको और ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप परसिस्टेंटली वहीं पर मूव करते हैं। क्योंकि कुछ चीजें हैं, बैक हो गई, फुट हो गया, नेक हो गई, शोल्डर हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जहां आप रियलाइज भी नहीं करोगे, यू आर स्टिल मूविंग इट, बिकॉज इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। आप कोई भी मूवमेंट करेंगे सब चीजें चलती है। तो एक तो वो है। स्पोर्टिंग वर्ल्ड में एक और बहुत ही बड़ा मैस है ये इंजरीज को लेकर, वो ये है कि हम उसको रोकते नहीं है। एथलीट अपने आप को रोकना नहीं चाहता, बिकॉज परफॉर्मेंस प्रेशर है या वट एवर, दे वॉन्ट टू कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस इन पेन। और यही प्रॉब्लम जिम गोवर्स के साथ है कि शोल्डर में पेन है,
बट मैं तो भैया घर नहीं बैठ सकता, मुझे तो कुछ करना है। तो यार अब क्या करें, इंजरी तो तभी ठीक होगी जब आप इसको छोड़ोगे। तो इस चीज को समझ लिए, इस फाउंडेशन को समझ लीजिए कि अगर आपके कहीं पे भी पेन है, तो पहली बात तो अनलेस वो पेन किसी झटके से आया है कि आपने कुछ उठाया आपको बैक पेन आ गया, आपने कुछ दिन रेस्ट किया, नॉर्मल रेस्ट, ठीक हो गया, वो अलग है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रॉनिक पेन जो कि आराम आराम से सालों साल चलता है। तो पहले तो हमारी जो दो तरह की इंजरीज होती हैं, एक समझिए उसको, एक को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इंजरी। कॉन्टैक्ट इंजरी सिंपल है, गड्ढा आया आपका, स्किन, अब गड्ढा आया आपका पैर मुड़ गया, कॉन्टैक्ट इंजरी। आपका हाथ दीवार में लग गया, कॉन्टैक्ट इंजरी। एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, वहां कोई कंधा उतर गया, कॉन्टैक्ट इंजरी। इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी, जो नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी होती है, क्रॉनिक होती है, माने इसको टाइम लगता है, ये आपको आराम आराम से बताता रहता है शरीर शुरू में, hey listen dude, you need to do something about it, it's not all right, you are uncomfortable, but we start living with this discomfort। हमें आदत हो जाती है थोड़े बहुत पेन के साथ। अब जैसे मैंने गाड़ी का उदाहरण दिया, वही बॉडी का है कि आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, इवेंचुअली सम पार्ट विल गिव अप एंड से आई कांट मूव नाउ। तो जब आप क्रॉनिक स्टेट में थे, जब वो पेन थोड़ा था, तो वो थोड़ा बढ़ते बढ़ते अब इतना पेन हो गया। अब क्या होता है, या तो वो इतना सीवियर पेन हो जाता है कि आपको दवाई लेनी पड़ती है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, इट इज स्टिल अ पेन, इंजरी नहीं हुई है अभी। या अगर आप परसिस्टेंटली, अगर आप कुछ एथलेटिक काम करते हैं, जिम में जाते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेन डाल रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं उसके ऊपर, तो वो ब्रेक हो जाए, चाहे वो जॉइंट से लिगामेंट का ब्रेक हो, चाहे वो माइनर टियर हो, चाहे कोई और पुल हुआ हो, स्ट्रेन आया हो, किसी ना किसी तरह की इंजरी आपको आ जाती है। तो पहली चीज इस पॉडकास्ट से आप क्या सीख सकते हैं, वो ये है कि आपको अगर पेन है तो आपका सारा फोकस उस पेन पे चला जाना चाहिए कि मैं इस पेन को कैसे दूर करूं। यू कैन नॉट लिव विद दैट पेन। अपने आप ठीक नहीं होगा। चलती हुई गाड़ी को आप रिपेयर नहीं कर सकते, उसका इंजन चेंज नहीं कर सकते, उसके टायर्स को अलाइन नहीं कर सकते। ह्यूमन बॉडी चलते चलते आप ठीक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ओरिएंटेशन खराब है उसका। उस ओरिएंटेशन के कारण ही तो पेन आया। ऐसा तो है नहीं कि आपके शोल्डर ऐसे हैं, आप ऐसे चला रहे हो कुछ और फिर सडनली आप ऐसे हो जाओगे और उनको सीधा चलाना शुरू, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। दिस इज स्ट्रक्चर, यू हैव टेकन इयर्स, डेकेड्स टू बिल्ड इट। इतने सालों में आपने उसको बनाया है, ग्रूम किया है, आड़ा टेढ़ा तिरछा जैसा भी है वो आपने ही बनाया है उसको। अब हमने जब उसको ऐसा बनाया है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि वो अपने आप ठीक चलेगा? तो ठीक तो चल नहीं सकता। अब हम उसको परसिस्टेंट रहते हैं। अब हु एम आई टू सजेस्ट ऑल दिस? तो थोड़ा सा बैकग्राउंड 1-2 मिनट का लेते हैं कि मैं आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन रिहैब, ऑनेस्टली स्पीकिंग। दिस इज डॉक्टर्स जॉब, आई ऑलवेज थॉट इट टू बी अ फिजियोस जॉब। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आए मेरे जानकार के, एथलीट्स के, कि भैया आप करो कुछ, ये ठीक नहीं हो रहा है, परसिस्टेंट पेन है। तो मुझे समझ में आया। अब उसके बाद काफी साल हो गए, आई बीन लुकिंग एट डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो ठीक ठीक नहीं होते हैं। उन्हीं केसेस से मुझे ये सीख मिली कि आई फर्स्ट ऑफ ऑल डाइव इनटू कि यार इसको पेन आया क्यों। सेकेंडली कि अगर फिजियो से ठीक हो गए, फिजियो के पास गए, फिजियो इज द फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द फिजियो बाय द वे। फिजियोस को कोई गलत कहने का कुछ वो नहीं है इसके अंदर, वो अपना काम करते हैं। लेकिन जब आप वापस आते हो नॉर्मल लाइफ में, उसी उसी रूटीन को फॉलो करते हो, उन्हीं मूवमेंट्स को फॉलो करते हो, तो वो फिर दोबारा पेन आ जाता है। तो अब मेरी स्टडीज में ये आया कि भाई ये पेन तो रूट कॉज की वजह से आ रहा है। अगर हम रूट कॉज को अटेंड नहीं करेंगे तो ये पेन नहीं जा सकता। तो रूट कॉज को आप कब अटेंड कर सकते हो? जब आप उस मूवमेंट को भूल जाओ। जैसे मैं, ये बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है फास्ट बॉलर्स को, और आई थिंक टू एन एक्सटेंट बैट्समैन को भी, कि आप मारते रहो या बॉल करते रहो तो आप बहुत अच्छे बॉलर बन जाओगे। आप नहीं बन अच्छे बॉलर। अच्छा प्लेयर बनने के लिए यू नीड अ ब्रेक। आपके सिस्टम को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है इन अ वे कि कहां पे जरूरत है उसको, और फिर आप अच्छे बन के आते हैं। इसीलिए ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं स्पोर्ट्स में, इसीलिए लोग ऑफ सीजन में ट्रेन करते हैं, ताकि वो जब दोबारा सीजन में आए तो हम
वो अच्छा कर पाए, वो पुराना जो मसल मेमोरी है वो चला जाए और वो नए सिरे से कोई भी चीज नहीं सीख रहे हैं, अगर बॉडी के अंदर नए तरह से मूव कर रहे हैं तो वो नई तरह से उनका पैटर्न सेट हो जाए। तो अब क्या होता है कि जैसे आपका पेन बढ़ा तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप डॉक्टर के पास गए, आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए जब भी पेन आता है, दैट दे आर योर फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन। तो आप फिजियो के पास गए, उन्होंने ठीक किया, आपको रिलीज किया, कुछ कुछ किया, वाइब्रेशन से किया, अलग टेक्निक से किया, तो आपको लगा रिलीज हो गया, आप वापस आ गए। आपने फिर कुछ सेशंस लिए, फिर आप वापस आ गए, एक्सक्यूज मी, पेन चला गया और आप रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आ गए। अब जैसे मैंने कहा, एक्शंस तो चेंज नहीं होंगे, बॉडी का ओरिएंटेशन तो चेंज ही नहीं हुआ, वो तो वैसे ही चलेगी, तो पेन वापस आ जाएगा। तो देन इट टर्न्स इनटू एन इंजरी। अब इंजरी एक तीनों में डिवाइड करते हैं कि स्पोर्ट्समैन अगर हम परसिस्टेंटली परसिस्ट कर रहे हैं किसी भी पेन के साथ तो उनको इंजरी बहुत जल्दी आएगी, और यही कारण हम देखते हैं कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में प्लेयर को सडनली इंजरी आ जाती है। वो सडनली, अगर कॉन्टैक्ट इंजरी है तो बात अलग है, गिरे हैं, कुछ हुआ है तो बात अलग है, नहीं तो कोई भी इंजरी सडनली नहीं आती। इसका मतलब है कि वो प्लेयर किसी ना किसी पेन से जूझ रहा था आज तक, वो शेयर नहीं किया उसने या ठीक नहीं हुआ, डिफरेंट इशू, लेकिन उसको पेन था, किसी मूवमेंट में पेन था, और चूंकि हम उस पेन के साथ जीना शुरू कर देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इट इज लिवेबल, इट इज लिवेबल, ऑफ कोर्स ऑल काइंड ऑफ पेन इज लिवेबल इवेंचुअली, लेकिन आप कहाँ तक जा सकते हैं उसके साथ, कितना परफॉर्म कर सकते हैं, वो मैटर करता है। और यही बात अब कॉमन आदमी की अगर हम ले, ऑफिस गोइंग की, या जो अपना काम करते हैं उनके साथ भी यही है कि आपको पेन आया, आपने फिजियोथेरेपी ली, सपोजिटली नहीं ली तो ऑब्वियसली यूर लिविंग विद पेन, ली, फिर वापस आए, फिर पेन आया, और जब फिर पेन आया तो किसी भी एक्शन में यू कैन गेट इंजर्ड। या तो आप पेन के साथ रहोगे थ्रू आउट लाइफ, या आपको इंजरी आ जाएगी, और वो इंजरी को हील करने का सिस्टम फिर बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसके बारे में अभी बताता हूँ। तो ये तो हुआ इसकी इंजरी की स्टेज के पहले निगल आता है, हल्का सा डिस्कम्फर्ट, पेन आएगा, वो निगल परसिस्टेंट हो जाएगा, अगर सीरियस है तो वो हर बार उस मूवमेंट में आएगा। सेकंड स्टेज होती है उसकी कि वो जो निगल था, वो जो थोड़ा सा पेन था, वो ज्यादा बन गया है और उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मेरा शोल्डर पेन है, सपोजिटली जब पेन आया तो मैं जब उठा रहा था तो मुझे पेन फील हो रहा था, लेट्स से यहाँ शोल्डर। फिर क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, 1 year, 2 years, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, 3 years, मैं ये उठा ही नहीं पा रहा, मेरा ये हाथ यहाँ पे रुक गया। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर जब जा ही नहीं पा रहा मैं, मसल रिस्ट्रिक्शन हो गया, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो गया, रेंज ऑफ मोशन कम हो गई। तो दैट इज द सेकेंड स्टेज। अब उस स्टेज पे भी अगर मैंने रिहैब ढंग से नहीं किया तो व्हाट इज द थर्ड स्टेज? इंजरी, कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाएगा, जॉइंट्स में लिगामेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी, कहीं पे भी टीयर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है आपको, बट यू विल गेट इंजर्ड। नाउ लेट्स टॉक पोस्ट इंजरी कि क्या करना चाहिए और निगल के साथ क्या करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम उस पेन को ठीक क्यों नहीं कर पाते हैं, वो पेन अपने आप क्यों नहीं ठीक हो सकता। हम पेन की दवाई भी ले लेते हैं कई बार, लेकिन पेन चला जाता है और पेन फिर आ जाता है, ठीक क्यों नहीं हो सकता? आप समझिए, वो ठीक होने का कारण क्या होना चाहिए कि या तो आप उसको रीसेट करो। अब रीसेट कैसे कर सकते हो स्ट्रक्चर को काम करते करते, और रोजमर्रा के जीवन में आपके पास समय कहाँ है रीसेट करने का। इसीलिए ये जो सेकंड अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरे एपिसोड का, इसको ध्यान से सुनिएगा कि हमें जब किसी इंजरी को, पेन को हील करना होता है तो एक तो उस बॉडी पार्ट को रेस्ट देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम आई हैव अ पेन हियर इन माय शोल्डर, ये दिखाना आसान है इसलिए, या मैं एल्बो का भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ, बट लेट्स से दिस इज दैट। अब जब मैं इसको ऐसे उठाता हूं तो मुझे पेन होता है, ऐसे करता हूं तो नहीं होता है, ऐसे करता हूं तो पेन होता है, राइट। तो पहली बात, जब मेरा पहला दिन है या दूसरा दिन है, मैं पेन में हूं, तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, नो मैटर हाउ मच वर्क यू आर डूइंग। आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। आप उसको असिस्ट कर सकते हो, आप इस हाथ से काम कर सकते हो, या आप उसको हल्का सा हाथ लगा के थोड़ा सा आराम से उसको वो कर सकते हो, पुश कर सकते हो किसी भी तरह से। तो आपने उसको, उस बॉडी पार्ट को, माने उस जॉइंट को, क्योंकि मूवमेंट जॉइंट से हो रही है, उस जॉइंट को आपने मिनिमलिस्टिक मूव करना है। जितना उसको रेस्ट देंगे उतना आसान है। अब ये कहना
शोल्डर के केस में, एल्बो के केस में मे बी लिटिल डूएबल, बिकॉज आप कहोगे यार ठीक है मैं बैठ जाता हूं, मैं टीवी देख लेता हूं, मैं लेट जाता हूं। प्रॉब्लम आती है जब लोअर बैक में आता है, नी में आता है, फुट में आता है। अब एवरी टाइम यू स्टैंड अप, if you have a pain in your ankle, foot, anywhere, you will get it. You will also get it in your knee, and you will also get it in your lower back. They are all connected. Right? अब उस केस में क्या कर सकते हैं हम कि एक तो मूव कम करना है, माने आपको उठना बैठना कम है शुरू में, और कब बढ़ाना है मैं उस पर भी आता हूं। तो पहला जो 1-2 दिन का फेज होता है जब आपका इंजरी ज्यादा है, पेन ज्यादा है, उसके अंदर कोशिश करिए कि जब भी आप, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने शोल्डर का एग्जांपल लिया, कि कोशिश करिए मूव ही ना करना पड़े, और करना पड़े तो असिस्टेंट के साथ करिए, थोड़ा सा दूसरे हाथ को लगाइए और उसको असिस्ट करिए, देयर इज नो हार्म। ऐसे ही जब हम पैर के इंजरी की, नी की बात करते हैं, क्योंकि नी बाय इटसेल्फ डजंट मूव, आपको पैर रखना पड़ेगा तभी नी चलेगा। तो जब हम नी की या लोअर बैक की बात करते हैं तो हमारे लिए जो हमारा फुट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जब उठते हैं तो आपको ये what is the best thing you can do to not actually move the joint anywhere else and just settle and get up at ease, ताकि दर्द ना हो। वो पूरा पैर जमीन में होना चाहिए, आपके पास सहारा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से राइट नाउ आई वांट टू गेट अप, सो आई कैन जस्ट पुट माय वेट विद माय हैंड्स हियर, क्योंकि मेरे पैर में इंजरी है ना, मेरे हाथ ठीक है, तो इस केस में मैं यहां पे वेट डाल सकता हूं और मैं ऐसे खड़ा हो सकता हूं। यू अंडरस्टैंड? तो मेरे पैर पे जोर नहीं पड़ेगा। तो जिस भी पार्ट में इंजरी है मैं उसको और ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकता, और देना नहीं चाहिए पहले कुछ दिन, जब तक पेन सबसाइड नहीं होता है। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ फर्स्ट कपल ऑफ डेज। नंबर 2, आपने कपल ऑफ डेज ये किया कि चलो यार पेन नहीं है। अब आयरनी कहां पर है, और यहीं पे सब लोग परेशान है और सारी दुनिया कंफ्यूज्ड है कि वो हील कैसे होगा। वो हील मूवमेंट से होगा, मूवमेंट करनी पड़ेगी, उसको चलाना पड़ेगा, है ना। कैवियाट कि यार एक तरफ कह रहे हो आप चलाओ मत, दूसरी तरफ कह रहे हो उसे चलाओ। तो इसलिए मैंने पहले आपको समझाया कि पहले 24 घंटे 48 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं, उसके अंदर उसको मिनिमलिस्टिक मूव करो, उसको सेटल डाउन होने दो उस पेन को। इन्फ्लेमेशन आएगी, स्वेलिंग आएगी, आने दो, वो हीट एंड कोल्ड पे मैं अभी आता हूं, उसको आने दो, उसको ज्यादा दुखी मत करो, कोशिश करो मिनिमलिस्टिक उसके ऊपर जोर डालो, क्योंकि वो उस स्टेज पे है जब वो टूटा है। जैसे घाव हो जाता है ना, या बर्न मार्क कह लो, जब बर्न कोई स्किन आपकी बर्न हो जाती है तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर कुछ कर सकते हो क्या? जस्ट वांट टू मेक इट कोल्ड एंड मेक इट रेस्ट, कि यार तो शांत हो जाए, बिकॉज सो मच पेन देयर। तो ऐसे ही जब हमारी स्वेलिंग होती है तो स्वेलिंग के अंदर तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसके ऊपर एक्ट करना, चाहे आपको ऑफिस जाना पड़े, चाहे छुट्टी लेनी पड़े, चाहे घर से काम करना पड़े, चाहे जो भी करे, क्योंकि जैसे ही आपने उसके ऊपर स्ट्रेन दिया आप बढ़ा रहे हो। तो ये बात है पहले 24 घंटे की, 48 घंटे की, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, इंजरी टू इंजरी, आपकी स्वेलिंग कम आ जानी चाहिए। अब तीसरे दिन से आपका जो प्रोसेस है वो हीलिंग का रिहैब का स्टार्ट होना चाहिए, हीलिंग का, सॉरी, रिहैब विल कम लेटर। अब जब हीलिंग की बात करते हैं, ये यहां पर आता हूं मैं आइस एंड कोल्ड थेरेपी पे, और अपने एक एग्जांपल पे। मैंने रिसेंटली मैं कहीं ट्रेनिंग कर रहा था किसी एथलीट के साथ, और सिंगल लेग जंप किया, तो वहां पे बाई चांस, आई डोंट नो हाउ द कोन मूव्ड, वो पहले करा था, कोन दोबारा रखा, व्हाटएवर हैपेंड, तो वहां पे गड्ढा था, तो माय फुट लैंडेड इन दैट पॉट होल, और वहां से फिर मेरे को वो इंजरी आ गया, मेरा काफ का मसल टेयर हो गया। काफ जो होती है उसका मसल टेयर हो गया। जब मसल टेयर हुआ तो चूंकि मैं हूं जो मैं करता हूं, ये मेरा काम है, तो आई सडनली कॉट इट एंड आई वाज लाइक ओह शिट कि मसल टेयर हो गया। आई कुड आइडेंटिफाई इट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। आई कुड लिटरली होल्ड ऑन टू दैट थिंग आल्सो, जो टीयर हुआ अंदर, फाइबर जो टीयर हुआ था, मैंने उस पर हाथ लगाया तो आई कुड फील हाउ इट गॉट डिस्कनेक्टेड। तो एनीवे, तो अब वो काफ था, ठीक है, काफ नीचे होती है, नी के नीचे है। एवरी टाइम आई स्टैंड अप, एवरी टाइम व्हाटएवर आई वॉक, व्हाटएवर आई डू, तो काफ वहां पर उस पोजीशन पे। अब आया कि यार मैं इसको आइस थेरेपी करूं तो क्या होता है, हीट थेरेपी करूं तो क्या होता है। जब जैसे ही आपको इंजरी होती है, जैसे इंजरी हुई, तो आइस थेरेपी हम क्यों करते हैं, आइसिंग क्यों करते हैं?
उसका इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, उसकी ताकि ज्यादा स्वेलिंग ना आए। मैं बहुत इम्प्रेस नहीं हूँ आइसिंग से, बाय द वे आई एम नॉट अ प्रो आइसिंग पर्सन। आई गिव यू माय रीजनिंग। तो आपने पहले दिन थोड़ा सा स्वेलिंग तो आएगी आएगी, मेरे ख्याल में स्वेलिंग तो रुक ही नहीं सकती। डिग्री कम हो जाती है, आई डोंट नो व्हाट रिसर्च से अबाउट इट, लेकिन एक फायदा उससे आइसिंग से होता है कि उससे पेन कम हो जाता है, पेन सबसाइड हो जाता है। तो आइसिंग मतलब जैसे ही आपको इंजरी आई उसी समय, समय मतलब ये नहीं कि इंस्टेंटली, आपको टाइम लगेगा, घर आओगे, कहीं आओगे, वहां पे करनी है, तो उसके नेक्स्ट 4-5 आवर्स तक कोशिश करना है इमीडिएटली, आधे घंटे में, 1 घंटे में आप अगर आइस थेरेपी कर लेते हैं तो आपका पेन थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये जब चैलेंज मेरे पास आया तो मैंने देखा कि मैं कहा यार मुझे तो खेलना नहीं है कल, मुझे, मेरा तो कोई मैच नहीं है, और इन्फ्लेमेशन का तो आने दो, स्वेलिंग, देखते हैं हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। एंड दिस इज लिटरली हाउ रिसर्चेस हैपन इन एन ऑफ वन केसेस। जब हम अपने ऊपर रिसर्चेस करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, वो रिस्क नहीं होता, सुनने वाले को रिस्क लगता है, बट जो हम कर रहे हैं तो मुझे पता है, मालूम है क्या कर रहा हूँ मैं। तो मेरे सामने ये आया तो मैंने कहा यार नहीं, मैं कुछ नहीं करता, बिकॉज काफ में है ना, तो खड़ा होगा तो ब्लड फ्लो तो जा ही रहा है ना, तो इम्यून सिस्टम तो ब्लड फ्लो के थ्रू आता है, दैट इज द पर्पस। हीट का क्या पर्पस होता है कि आपकी जब इंजरी हुई, आपने वहां पे हीट पैड किया या गर्म पानी से सिकाई की, तो उससे क्या मतलब होता है कि वहां पे ब्लड फ्लो आ जाता है, गर्म हो गया ना, टेम्परेचर हो गया, तो वो ब्लड को ले आएगा। अब जब ब्लड को उस एरिया में ले आएगा तो ब्लड के अंदर ही जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं उससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जो इम्यून सिस्टम है उसका काम है उसको हीलिंग करना, स्टार्ट करना प्रोसेस। तो स्वेलिंग जो है, या चोट लगना, उसके बाद उसके ऊपर खुरन आना, और ये सब जो है ये हीलिंग का प्रोसेस है, ये इम्यून सिस्टम का प्रोसेस है। तो आपको जब चोट लगी फॉर एग्जाम्पल, तो आपने आइसिंग की, एक दिन की, पहले दिन की, मेरे ख्याल में दूसरे दिन से आइसिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, सेकेंड डे से आप हीटिंग पे आ सकते हैं, क्योंकि अब पहले दिन आपने आइसिंग कर दिया, आपने इन्फ्लेमेशन रोक दिया, लेकिन उस आइसिंग के साथ या उससे ज्यादा जरूरी है मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना। अगर आपने मूवमेंट की तो आप चाहे आइस टब में पड़े रहना, आपको स्वेलिंग या आपको पेन आएगा ही आएगा, बिकॉज वो मूवमेंट से पेन आ रहा है, आप समझ रहे हो, वो बात की कहानी है। तो दोनों चीजें कर सकते हो आप, आइसिंग कर सकते हो और मूवमेंट को बंद कर सकते हो। अब आते हैं हीटिंग पे। अब आपको वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो मान लो मेरी आर्म में है या मेरे कहीं है, तो मैंने वहां पे हीटिंग की, गर्म पानी से सिकाई की, तो थोड़ा रेड रेड भी हो जाता है, आप देखते हैं, तो वो ब्लड फ्लो वहां पे आता है, इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। अब मेरे केस में चूंकि मेरी इंजरी काफ में थी, तो मुझे लगा कि भाई मैं क्यों इसको करूं, मेरे को हीटिंग की भी क्या जरूरत है, ब्लड तो जा ही रहा है ना, एवरी टाइम आई स्टैंड अप आई एम पुटिंग ब्लड इनटू इट, ऑब्वियसली ब्लड कहां जाएगा, जब खड़े हो गए आप, अपराइट खड़े हो, तो ब्लड तो ऐसे जा रहा है ना, तो नीचे तो जा ही रहा है ब्लड, तो मैं उसमें एक्स्ट्रा ब्लड लाके क्या करूंगा जब मुझे खड़ा ही होना है हर 10 मिनट। तो मैंने कुछ नहीं किया। अब इंटरेस्टिंगली जब मैंने एआई से पूछा और रिसर्चेस देखी कि भाई मसल टियर, काफ मसल टियर है कोई, तो कितने दिन में ठीक होता है, तो 3 से 4 हफ्ते का समय बोलते हैं हीलिंग का, और फिर रिहैब का है। एंड आई गॉट रिड ऑफ द पेन एंड एवरीथिंग इन 2 वीक्स ऑफ विदाउट आइसिंग, विदाउट हीट। अब उसका कारण मैं बताता हूं, और इसीलिए मैं एपिसोड बना रहा हूं। इट इज नॉट दैट आई एम अ जीनियस, इट इज जस्ट दैट इफ यू फॉलो सर्टेन थिंग्स जिससे वो इंजरी ठीक हो सकती है, तो आप भी वो जीनियस बन सकते हैं। अब हुआ क्या कि पहले 1 या 2 दिन मेरी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी, मैं चल ही नहीं सकता था। आई एम शोइंग यू द पिक्चर, द काफ वाज दिस बिग साइज, तो मैंने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा चलता रहा, बिकॉज आई न्यू, मुझे समझ है ह्यूमन मूवमेंट साइंस की, मसल्स की, कि मैं कैसे पैर रखूं और क्या करूं मैं पैर के साथ कि मुझे पेन ना आए। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि मैं जब स्टेयर्स में अप डाउन करता था तो मैं उस पैर को अवॉइड करता था, मैं सिंगल लेग ही कर लेता था। अब कई बार एथलेटिक होने का फायदे होते हैं, तो मैं सिंगल लेग ही चढ़ जाता था, उधर जाता था, उस पैर को नहीं दुखी करता। तो 2-3 दिन हो गए, हल्की हल्की सी मूवमेंट वापस आने लगी। फिर मुझे लगा कि यार हीटिंग करूं, आई सेड नो, व्हाट इज द नीड, लाइक आई सेड कि यार वहां तो इम्यून सिस्टम तो उतना ही काम करेगा चाहे आप हीट के अंदर ही बैठे रहो, उसकी तो लिमिटेशन है ना, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते, उसको वहां ला सकते हो, ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हो। तो एनीवेज, सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आई गॉट रिकवर्ड इन 2 वीक्स ऑफ टाइम। अब आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, आपने मान लो आइसिंग की, आइसिंग करके आप, हीटिंग की जरूरत है आपको तो आप हीट करिए डिपेंडिंग ऑन विच बॉडी पार्ट, तो आपने सिकाई की 1-2 दिन,
लेकिन उसके बाद जब आप मूवमेंट शुरू करते हैं, वो है एक्चुअल में हीलिंग का राज। या तो दो तरह की हीलिंग हो सकती है, या तो आप अगर इंसान नहीं है तो आप क्या करोगे, उस पार्ट को ऐसे रख दोगे, रखे रहना तो हील हो जाएगा। जैसे चोट है उसको छेड़ो मत, पट्टी क्यों बांधते थे डॉक्टर, या क्यों बांधते हैं पट्टी? पट्टी का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर बाहर से और कुछ आके ना लगे, वो रिस्ट्रिक्टेड रहे और उस एनवायरमेंट में रहे दवाई के, तो वो हील हो जाता है। फिर आप पट्टी उतार देते हो, वो हील्ड होता है। तो लाइकवाइज अब आप इसको समझिएगा कि अगर मैं मूवमेंट नहीं करूंगा तो जो मेरा हीलिंग प्रोसेस है वो टाइम लेगा। लेकिन अगर मेरे को जल्दी हील करना है तो मुझे वो मूवमेंट्स करनी पड़ेगी ताकि उसके अंदर ब्लड फ्लो भी आए और मसल को आराम आराम से आदत पड़े। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि जैसे हम किसी भी काम को करने के लिए हम अपनी बॉडी को अडॉप्ट करते हैं ना। जैसे मैं जिम में जाना शुरू किया तो मैं लाइट वेट से शुरू करूंगा, आराम आराम से हैवी करूंगा। मैंने पार्क में भागना शुरू किया तो पहले दिन तो 10 किलोमीटर नहीं भागूंगा, आराम आराम से करूंगा, रिदम बनाऊंगा। तो ऐसे ही मूवमेंट का हमें रिदम बनाना चाहिए, आराम आराम से थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट करते रहना चाहिए और उस मूवमेंट को इंप्रूव करना चाहिए। दैट इज व्हाट रिहैब हीलिंग डज, वो हीलिंग में हेल्प करता है। अब आपका मान लो मूवमेंट नॉर्मल आ गया, आप कह रहे हो यार थोड़ा पेन तो चला गया पर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टिव है, सो नाउ इट कम्स डाउन टू रिहैब ट्रेनिंग। अब आप कहते हो कि यार मैं इसको ट्रेन कैसे करूं कि ये मेरे को दोबारा ना आए और ये मेरा फुल स्ट्रेंथ में वापस आ जाए। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है जो आजकल फॉलो करते हैं स्ट्रेंथ का, कि आप भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए तो आपकी मसल स्ट्रांग हो जाती है। अगेन आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रांग बिलीवर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, बिकॉज मसल स्ट्रेंथ जरूर लूज हुई है जहां पे इंजरी हुई है, लेकिन उसको बाद में भी लाया जा सकता है। पहले रिस्टोर द होल रेंज ऑफ मोशन। मैं इसमें बिलीव करता हूं कि जब तक आपका रेंज ऑफ मोशन वापस नहीं आता है, स्ट्रेंथ शुड बी योर लास्ट स्टेप, नॉट द फर्स्ट स्टेप। तो आप रेंज ऑफ मोशन को लेके आइए, आप उसको करिए, उसके बाद उसके अंदर देखिए कि यार डू आई नीड टू रिस्टोर स्ट्रेंथ, एंड ऑफ कोर्स डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ इज ऑलवेज हेल्पफुल, स्ट्रेंथ इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, बट ये प्रोसेसेस हैं, ये कैसे आप फॉलो करते हो, दैट्स व्हाट makes a difference in fast healing, quick healing or prolonged process of an injury. चलिए रिपीट करते हैं इसको जो हमने बोला अभी तक। पहली चीज कि जैसे ही आपको इंजरी आई तो आपका सबसे पहला आपको क्या करना है कि उस जहां पर इंजरी आई है, जिस जॉइंट में इंजरी आई है, जिस जॉइंट जो भी जॉइंट लिंक्ड है। अब जॉइंट का मैं बताऊं कि मान लो आपको यहाँ इंजरी आती है, आपके बाइसेप्स में यहाँ इंजरी है, वैसे आती नहीं है, ये तो मसल ही टियर आएगा, इंजरी आएगी तो जॉइंट में ही आती है, बट एनीवेज तो ये इस जॉइंट को भी देखता है और इस जॉइंट को भी देखता है। तो आपको दोनों जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी फर्स्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स। जितना कम करेंगे उसकी स्वेलिंग को आने दो, वो अच्छी चीज है। एक्चुअली हम बहुत वो मानते हैं कि अरे यार स्वेलिंग क्यों आ गई है, या स्वेलिंग इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस, इट मस्ट कम एंड इट शुड कम इवन इन केस ऑफ स्पोर्ट्समैन। आई बेग टू डिसएग्री कि यार स्वेलिंग नहीं आनी चाहिए। स्वेलिंग नहीं आएगी, वो इंजरी दोबारा आएगी, वो हीलिंग नहीं हो सकता। आपको इट मे मेक यू फील कि हाँ यार ठीक हो गया मैं, लेकिन यू नो देयर आर प्रोसेसेस देयर। एनीवेज, तो फ्रॉम अ कॉमन पर्सन पर्सपेक्टिव, आपको अगर स्वेलिंग आई है तो स्वेलिंग का वेट करिए, 2-3 दिन लगते हैं, 48 आवर्स टू 72 आवर्स सेटल डाउन होने में लगते हैं, बट फर्स्ट 24-48 आवर्स आर क्रूशियल कि उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। सेकेंड, नेक्स्ट 2 days आर अबाउट मूविंग लिटिल बिट, अपने रेंज ऑफ मोशन को, चाहे वो पैर है चाहे वो कुछ भी है, आराम आराम से उसको रखिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए वर्कआउट करिए, 5-5 10-10 मिनट उसके ऊपर काम करिए, फिर उसको रेस्ट दीजिए। आपका लाइसेंस क्या है कि आप एक्सरसाइज करिए या वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए? वो लाइसेंस है कि पेन नहीं आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा मान लो, सपोज करो मेरे को पेन है और मैंने ऐसे ऐसे किया शोल्डर को, पेन नहीं आ रहा है, मैं बैठ गया, फिर मैंने किया शाम को, फिर नहीं आया, थोड़ा सा फील हो रहा है बट इट्स ओके, नेक्स्ट डे आई फील बेटर। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ मैं अभी तक ये मान लो 5 रैप कर रहा था, 10 रैप कर रहा था, तो अब मैं 10-10 के 2 सेट करके देखता हूँ, 3 सेट करके देखता हूँ। तो आपको जो इंप्रूवमेंट है वो हर रोज देखनी है और हर रोज इंप्रूव करोगे आप, और हर रोज आप उसकी फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेन करते हो तो वो बढ़ा सकते हो, अगर आप नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन की ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप रेंज ऑफ मोशन पे काम कर सकते हो। तो ये ऐसे हील करते हैं। जब आपका रेंज ऑफ मोशन वापस आ जाता है तो उसके बाद आती है रीहैब ट्रेनिंग। माने कि यार अब मेरा पेन तो चला गया, बट हाउ डू आई एंश्योर कि ये पेन दोबारा ना आए?
अब आप उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लीजिए या और बहुत तरह की ट्रेनिंग है, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या मालूम है, कितना आप फॉलो कर सकते हो। कुछ चीजों के लिए, शोल्डर्स के लिए, पैरों के लिए, फुट के लिए योगा इज वेरी गुड इफ यू कैन डू प्रॉपर आसनास। योगा कैन हेल्प यू टू स्ट्रेंथन दोज जॉइंट्स। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि योगा डजंट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। योगा एक्चुअली प्रोवाइड्स द फाउंडेशनल स्ट्रेंथ। एनीवे, तो वो कर सकते हैं। अब आते हैं कि कोल्ड थेरेपी वर्सेस हॉट थेरेपी। तो आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि कोल्ड माने क्या, कि वो आपके जो ब्लड वेसल्स है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा। ठंडा हो गया ना एकदम, जैसे आप शिविर करते हैं तो आप क्या होते हैं, कोल्ड के अंदर आप अपना साइज घटा देते हैं, यू डोंट एक्सपैंड, यू स्टार्ट शिवरिंग एंड यू जस्ट एवरीथिंग इज कंस्ट्रिक्टेड। तो आपका ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो आपकी जो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है वो रुक जाएगा। दैट इज व्हाट दे डू, और पेन चला जाएगा। दैट इज व्हाट इट डज। हीट ऑन द अदर साइड उल्टा करती है, वो वेसल्स को और खोल देती है। गर्मी है ना, अब वेसल्स और खुल गए। अब वो किस लिए खुले, ताकि ब्लड आराम से आ पाए, इम्यून सिस्टम अपना काम कर पाए। ये डिफरेंस होता है। अब एक चीज मेरे साथ क्या है कि पीपल हु फॉलो देयर क्यूरियोसिटी, देन वन थिंग लीड्स टू अनदर। तो मेरे साथ ये रिहैब में हुआ है कि जब आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस कि पहली बात तो इंजरी आ क्यों रही है, और किसी को आती है, जैसे मेरे पास मेरी जो आई इंजरी आई, हालांकि वो कॉन्टैक्ट इंजरी थी, लेकिन आ सकती है, नॉन कॉन्टैक्ट भी आ जाती है। पर मैं हमेशा इस बात पे ज्यादा चिंतित रहा, या मैं क्या कहूँ, क्यूरियस रहा कि यार ये वापस क्यों आ रही है इंजरी। एक बार आगे चलो समझ में आ गया ना कि ये पार्ट वीक है, तो दोबारा क्यों आती है। तो जब स्टडी किया तो तब ये सब चीजें निकल के आती हैं कि हम कोल्ड आइसिंग कर रहे हैं, हम सडनली ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, हम सडनली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, और हम सोचते हैं ओ वाओ आई कैन लिफ्ट सो मच ऑफ वेट एंड देयरफॉर आई एम हेल्दी एंड आई कैन प्ले। नो, यू कांट बिकॉज वो किसी मूवमेंट से आई है इंजरी। वो मूवमेंट तो अभी आपने की नहीं है खेल वाली। सीधा सीधा तो उठिए, उठने बैठने से कुछ नहीं हो रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, वन शुड डू इट, बट वो इंश्योर नहीं करती है। तो इसीलिए मुझे लगा कि यार इंजरीज के बारे में, और जब मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं जो 10-10 साल से पेन में है, 15-15 साल से पेन में है, 8-8 डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, वो यही पूछते हैं मेरे से कि सर आपको डॉक्टर्स से ज्यादा नॉलेज क्यों है। तो मैं हमेशा उन्हें समझाता हूँ मुझे डॉक्टर्स से ज्यादा नॉलेज नहीं है, डॉक्टर्स आर मोर नॉलेजेबल इन दिस सब्जेक्ट। तो मैं उसको इंजरी को इस तरह से देखता हूं कि उसका रूट कॉज क्या है, कि हम इसको क्या ठीक करें। आपका फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट ही होना चाहिए। इसलिए मेरे क्लिनिक में भी आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कि आपको पेन आया तो यू शुड गो एंड सीक फिजियोथेरेपिस्ट है। अगर आपको परसिस्टेंट पेन आ रहा है देन ऑफ कोर्स यू नीड एन एक्सपर्ट केयर। अब मैं इसको कुछ तो मेरे सिस्टम के साथ कुछ स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे पेन आ रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब पेन है तो आप उसको ड्राइव नहीं कर सकते, आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं कर सकते, अदरवाइज नोबडी कैन रेक्टिफाई योर पेन, और कभी ना कभी फ्यूचर में जाके इट विल कन्वर्ट इनटू एन इंजरी, एंड फॉर इफ इंजरी हैपेंस देन यू हैव टू बी रेस्टेड फॉर 3 months or 6 months of time. It's a very serious thing, especially in case of shoulder and neck area. You can easily get frozen shoulder these days. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं फ्रोजन शोल्डर को लेकर। नाउ सपोर्टिंग, और क्या सपोर्ट कर सकते हैं हम इसको, कि क्या करना चाहिए, और इसके अलावा एक सप्लीमेंटेशन में आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड अश्वगंधा। बहुत ही खूबसूरत सप्लीमेंट है हमारा, बहुत ही इंप्रेसिव। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट सप्लीमेंट। आप अश्वगंधा ले सकते हैं इंजरी के टाइम में, हीलिंग के टाइम में, नेचुरल सप्लीमेंट है। और दूसरा, खाना जो है बनिस्बत के स्पाइसी खाने के, आप खूब सारी वेजिटेरियंस, ये ग्रीन्स ऐड कर सकते हो, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं। कुछ फ्रूट्स भी एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं उन्हें, तो वो फ्रूट और ये सब चीजें, आप हल्दी, दूध ले लीजिए, गर्म दूध में हल्दी, जो हमारा पुराना ट्रेडिशन है। जिंजर हेल्प्स, इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये सब चीजें आप गूगल भी कर सकते हैं, जो आपके घर के काम पे हैं, वो जो आप ले सकते हैं, जो फ्रूट खा सकते हैं, वेजीज खा सकते हैं, वो खाइए। ये वो उसके लिए सपोर्ट करेगा कि हाँ यार मैं न्यूट्रिशन भी अपने इंजरी के हिसाब से दे रहा हूँ। So I hope this episode helps you somewhere, and time and again I say the same thing and I'll repeat it, that if you like this episode, अगर आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला तो kindly share and subscribe, that's more important, क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन में मैं आपको बॉदर नहीं करूंगा। I don't release a video every 10 minutes,
इट कम्स वंस अ वीक, वंस इन 10 days. और ये सब हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस हैं. इफ यू वांट टू लिसन टू मोर, then you can visit my homepage, Ramban homepage, and you can see several videos on protein, weight loss, hormones, etc. So thank you very much. बने रहिए रामबान के साथ for new insights on health.